नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो मेंस की सीरीज चल रही, स्पेशल सीरीज चल रही है, उसके 5वें पेपर का अध्ययन करवा रहा हूँ। अभी जो कल की क्लास हमारी हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों, समास क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, समास विग्रह क्या क्या होता है, समास विग्रह की परिभाषाएं देखी थी, समास किनके मध्य होती है, समास में कितने पद होते हैं, इन सभी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब मित्रों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो समास के अंदर की बात है। हमने अभी तक अध्ययन कर लिया था समास के प्रकार क्या क्या है। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, इसके साथ अव्ययी भाव समास के साथ। दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक है आज का, वो कौन सा है? वो हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, इस समास का अध्ययन करने के लिए अब हम लोग क्रम से, इससे पहले शब्द से ही अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। ये देखा जाए दोस्तों तो अव्ययी है आ प्लस व्यय से मिलकर बना है। आ प्लस व्यय से मिलकर क्या बना है? अव्यय। इसमें जुड़ा हुआ है ई प्रत्यय। आ का मतलब हमेशा क्या होता है? इस आ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च। मतलब जो चीजें खरना हो वो है अव्यय। अब यहां पर हम कैसे देखेंगे? यहां पर दोस्तों जो चीजें परिवर्तित नहीं होती वो होते हैं उपसर्ग। क्या होते हैं? जो चीजें परिवर्तित नहीं होती, जो हम समानता देखते हैं, जैसे उपसर्ग, उप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं मित्रों? प्रीफिक्स। आप देखते हैं कभी भी बदलते नहीं है, कभी परिवर्तित नहीं होते। इसमें आप कह सकते हैं आ, उप, ये सब क्या होते हैं? जैसे सब, सब कभी परिवर्तित नहीं होता। इंग्लिश का जैसे सब होता है, डेपुटी, ये परिवर्तित नहीं होते। तो ये आपके कहलाते हैं क्या? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां से दोस्तों इसकी एक पहचान में निकल कर आती है कि जब किसी शब्द के प्रारंभ में यदि उपसर्ग लगे होते तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। क्या लगा होते? उपसर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नहीं और खर्च। जो खर्च ना होने वाली चीजें हैं तो वो होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कभी भी बदलते नहीं है, बस वो शब्दों किसके साथ जुड़ते हैं? ये उपसर्ग जो वाक्यांश होते हैं, जो शब्दों के साथ जुड़कर शब्दों के अर्थ को तो बदल देते, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होते। ये दोस्तों आम जीवन में हम खर्च कहते हैं, लेकिन व्याकरण के शब्द में हम कहते हैं कि जिनमें परिवर्तन ना हो वो है अव्यय। क्या है? जिन्हें परिवर्तन ना हो वही कहलाते हैं अव्यय। और यहां से हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज, उपसर्ग और प्रत्यय कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहां से पता चलता है, ये एक पहचान निकल कर आई। ये क्या है? आपके पहचान कि यदि समस्त पद में क्या जुड़ा हो? समस्त पद में उपसर्ग जुड़ा होता है तो प्रायः क्या होते? कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो हम लोग परिभाषा से चालू करते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा के लिए अब हम लोग, वहां ने परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। अभी जो विगत क्लास में हमारी, जो पहले इसके पूर्व जो क्लास थी, उस क्लास में हमने एक टेबल बनाया था दोस्तों। टेबल के माध्यम से हम लोगों ने परिभाषा का अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने देखा था परिभाषा में कि वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है। अब उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, जिससे और अच्छी परिभाषा हो जाए। तो उस परिभाषा में जो चीजें आपके लिए की पॉइंट रहेगी, यहां पर ध्यान दीजिए। क्या रहेगा? एक अव्यय और दूसरा रहेगा पूर्व पद प्रधान। दो आपके की पॉइंट है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में क्या की पॉइंट हो गया? एक हो गया अव्यय, दूसरा हो गया पूर्व पद। तो अब यहां से हम लोग परिभाषा बनाएंगे। तो क्या परिभाषा बनेंगे? वह समास जिसके समस्त पद का, आप लोग लिख लीजिएगा क्या परिभाषा हमने कही? वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद क्या हो? अव्यय एवं उपसर्ग हो। ये अव्यय हो। क्या कह सकते हैं? वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास।
क्या कहते हैं मित्रों, अव्ययी भाव समास। तो फिर से आप परिभाषा सुनिएगा, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं आपको, क्रम से ये चीजें याद हो गई। क्या चीज याद हुई आपको कि अव्ययी भाव समास क्या में क्या क्या आपको लेना है, ठीक है, इन चीजों को आप फोकस करें। क्या परिभाषा हम लेंगे, आप दो चीजें लेंगे, एक अव्यय लेंगे, दूसरा लेंगे पूर्व पद। क्या लेंगे, एक अव्यय लेंगे, दूसरा लेंगे आप पूर्व पद। तो पूरे की परिभाषा आप लिखते हैं, तो परिभाषा पर आप गौर कीजिएगा कि आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक। तो परिभाषा जब देखते हैं, चलिए हम परिभाषा यहां पर लिखते हैं, अव्ययी भाव समास की परिभाषा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस परिभाषा में कुछ लाइन जगह अंडरलाइन भी करना है। क्या करना है, पूर्व पद प्रधान एवं, बस इतना अंडरलाइन करेंगे आप इसकी परिभाषा। फिर आप आगे लिखेंगे होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब ये आपकी परिभाषा हो गई, परिभाषा तब तक अधूरी जब तक उदाहरण है। तो आप उदाहरण लिख दीजिए, आजन्म, आमरण। चलिए ये तो हो गया। अब ये तो आपने परिभाषा 3 नंबर में लिख दी। क्या लिखी परिभाषा है दोस्तों, वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। आज उदाहरण लिख दे, लेकिन भाई साहब ये क्या काम, हमारा काम हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं। अब हमें जो चीजें ध्यान देनी रहेगी वो रहेगी कि हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि आपको चीजें याद नहीं कराई जाए, सिखाई जाए। तो आप सीखें, आपको सीखने हैं, तो अब आगे आप क्या सीखेंगे कि आप उदाहरण याद ना करें, उदाहरण को आप पहचान पाए कि कैसे होता है। तो अब आप जो हेडिंग डालेंगे वो क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी पहचान। क्या रहेगी, पहचान। तो अव्ययी भाव समास की जो मुख्य पहचान है दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करें। पहचान में आपको क्या लिखे, दो पहचान है इसकी। पहले दोस्तों जो शब्द दिया है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं, तो समस्त पद लिखें, समस्त पद में उपसर्ग जुड़े, उपसर्ग जुड़ा, समस्त पद में क्या जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा। कुछ उपसर्ग हम लिख रहे हैं, पूरे नहीं, 2-3 तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों सा, क्या लिखा है, सा। इसके अलावा हमने लिखा नी, क्या लिखा, सा लिखा, ने लिखा, यथा, भर, प्रति, हर। क्या लिखा हमने, स, जैसे सा परिवार भी, परिवार के साथ, ठीक। नी, यथा, भर। अब कुछ उदाहरण जैसे सपरिवार, नी से हो गया निगोड़ा, यथाशक्ति, यथा संभव, भर पेट, भरस, प्रति से क्या होगा, प्रत्येक, क्या होगा आपका, प्रत्येक, प्रतिदिन, हर से हो गया हर एक दिन। ये यदि कहीं पर आपको दिख जाते हैं, इसके अतिरिक्त आपका दोस्तों बड़ा आ, ये मेनली है, आपको अधिकांशतः उदाहरण इन्हीं के दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके ये आपके जितने भी शब्द हों जिनमें यदि आपको ये वाले उपसर्ग दिख जाएंगे, तो आपके उदाहरण वो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों वो अव्ययी भाव समास का। तो पहली चीज तो याद होगा, क्या जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा हो। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति का तात्पर्य क्या है दोस्तों, रिपीटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा दोस्तों रातों रात, फिर क्या कहा दिनों दिन। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रात रात 2 बार आया कि नहीं, ये आया, दिन दिन, ये आया कि नहीं आया। तो जब दोस्तों आपको बेसिकली आप इन चीजों को यदि याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। परिभाषा और ये पहचान, ये दोनों चीजें अव्ययी भाव समास के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। कौन कौन चीजें कि पहले तो परिभाषा कि वह समास जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण पहचान में आपके ये हो गए। ठीक है, अब अपन दो चार कुछ उदाहरण अभ्यास के रूप में लिखते हैं तो आप कैसे पहचान पाएंगे। ये हो गया दोस्तों क्लियर। आपको परिभाषा एक बार फिर से करते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए। क्या कहा हमने, वह समास जिसके अब एक परिभाषा और बना सकते हैं, समास का वह भेद। क्या, समास का वह भेद जिसके समस्त पद का पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जोड़ना चाहे, पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय तथा द्वितीय पद गौण होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आपकी हो गई परिभाषा के लिए। उदाहरण पहचान में हम देखा कि शब्द के प्रारंभ में क्या जुड़े हैं, उपसर्ग। शब्द में उपसर्ग प्रारंभ करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में ही जुड़ते। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द कभी नहीं होते। जब भी उपसर्ग की परिभाषा लिखें तो आप हमेशा बताएंगे वे शब्दांश जो शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में 2 दिशाओं में परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते। ठीक है, दूसरा हमने लिखा शब्दों के पुनः। आप कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण या कहते हैं, आप कह सकते हैं अभ्यास। तो जब उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने पहला लिखा यथाशक्ति। देखिए इसका विग्रह करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप विग्रह सीखें। जैसे यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, आपको केवल पूछा जाएगा, ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी समास है। इस बार भी अव्ययभावी समास का एक उदाहरण पूछा गया था। दूसरा ऐसे उदाहरण लिखा हमने यथासंभव। यथाशक्ति, यथासंभव मतलब जहां तक संभव। अब आप यहाँ पर गौर कर पा रहे हैं, उपसर्ग लगा, यथा दिख गया ना, तो कौन से समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ यथा दिखा तो कौन सी हो गई, अव्ययी भाव समास। जैसे हमने लिखा दोस्तों प्रत्येक। अब प्रत्येक को आपको देखना पड़ेगा, क्या इसमें उपसर्ग है। तो आपने जब संधि तोड़ी दोस्तों, संधि के अनुसार क्या बना, प्रतिधन एक। आपको दिखा ना क्या उपसर्ग लगा दोस्तों, इस पे एक मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग लगा। आप ऐसे लिख लें प्रतिदिन, हर दिन, हर एक। तो देखिए यहाँ पर आप इन उदाहरणों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें प्रति नामक उदाहरण है, यहाँ भी प्रति, यहाँ हर लगा, यहाँ हर नामक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जैसे आपका आ जाए दोस्तों आजन्म, आमरण, क्या आ गया, आजन्म, आमरण आ गया, निगोड़ा। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण हो गए, ये आपके उदाहरण हो गए दोस्तों अव्ययी भाव समास के। कैसे पहचाना, देखिए अब यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप सब कि यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या लगा, उपसर्ग लगा, आ नी, लगा कि नहीं लगा। तो जब भी आपको शब्द में क्या दिख जाए, उपसर्ग दिख जाए, तो उन शब्दों में कौन सी समास होगी, अव्ययी भाव समास होती है। इस प्रकार दोस्तों अव्ययी भाव समास समाप्त होती है। ठीक, अब हम लोग अगली समास प्रारंभ करते हैं, तत्पुरुष समास। कौन सी समास दोस्तों, तत्पुरुष समास का प्रारंभ करते हैं। चलिए समझ में आ गई अव्ययी भाव समास हमारी। अब अगली समास कौन सी आपकी, अगली समास है दोस्तों अव्ययी भाव समास, सॉरी अगली कौन सी दोस्तों, तत्पुरुष समास। अभी हम लोगों ने कौन सी अध्ययन कर ली थी, अव्ययी भाव समास का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। दूसरे नंबर पे आपकी आती है ये शब्द, देख लीजिएगा लिखा कैसे जाता है, तत्पुरुष, जिसे आप गलत ना करें। ठीक,
तत्पुरुष समास के बारे में दोस्तों जो हम लोगों ने वो टेबल बनाए थे, उस टेबल में कुछ चीजें सीखी थी, उस टेबल में जो चीजें देखी थी वो चीजों पर गौर करिए। जो टेबल हम लोगों ने बनाई थी ना, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। तो उस टेबल में देखा था हमने दोस्तों कि पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, गौण, और क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। ये तो उस टेबल से देखी थी, लेकिन कुछ अदृश्य बातें थी जो हम लोगों ने देखी नहीं। क्या नहीं देखी थी कि इसमें एक बात जो ध्यान रखना है आपको, तत्पुरुष समास जैसे, तो इसमें आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इसका जो समस्त पद होता है तो समस्त पद में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, ये बात याद रखेंगे, समस्त पद में विभक्तियों का लोप, का लोप, या जिसे कहते हैं आप कारक चिन्ह भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम परसर। तो समस्त पद में हमेशा विभक्तियों का लोप होता है। और विभक्तियां कौन सी होती है आगे अपन एक चार्ट में देखेंगे। जैसे हम लोग कारक पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपन तो कुछ लोग याद करते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, रारे, अधिकरण में पर। तो ये जो का, के, की, में और पर है, को है, के लिए, के द्वारा, इन सब का लोप होता है। किसका लोप होता है, इनका लोप होता है। और कुछ लोग हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते होंगे, प्रथमाने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी का, के, की, रारेरी, सप्तमी में और पर, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो समझ में आया, ये अपन ने अदृश्य था पिछली क्लास में, अब ये उभर कर आए, ये द्वितीयक अनुवांशिक लक्षण है जो अभी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हमने कहा समस्त पदों में विभक्ति का लोप। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भाई इसके प्रकार कौन होते हैं। तो इसको देखा जाए दोस्तों तो इसके मूलतः दो प्रकार होते हैं। समानतः कितने प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, तो इसके होते हैं दोस्तों दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। उन दो को दोस्तों हम दो भागों में बांटते हैं। ये एक होता है दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है दोस्तों व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और जो हम लोग दोस्तों तत्पुरुष समास में अध्ययन करते हैं वो करते हैं व्याधिकरण। जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है मित्रों, इसी को कहते हैं कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। जो अधिकरण तत्पुरुष समास होती दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। जो समानाधिकरण है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम कौन सा ले लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो आपके यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ऑकवर्ड लग रहा होगा कि भाई हम कर्मधारय समास को अलग से पढ़ते, तो सर आपने यहाँ कैसे उठाकर लेकर आए। तो मित्रों कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ से रिलेटेड होती हैं, फिर आगे जाके वो अपना नया, जैसे कई नदियां जो ओरिजिन होती है ना दोस्तों, तो नदियों का जो उद्गम होता है वहां पर एक पतली सी धारा के रूप में होता है, लेकिन वो आगे जाके एक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो जो कर्मधारय समास है उसका उत्स यहीं से होता है, तत्पुरुष से, और आगे जाके वो एक अलग रूप के रूप में, एक अलग शाखा के रूप में स्थापित होती है। ठीक तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः समानता कितने भेद हो गए दोस्तों, ये लिखा है हमने दो प्रकार। कितने प्रकार लिखा है दोस्तों, ये लिखा हमने दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार लिखे हैं, और ये दो प्रकार होते हैं आपके, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को आगे जाके किस नाम से कहते हैं, हम कर्मधारय तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं सॉरी। और व्याधिकरण जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के नाम से। जब कारक के आधार पर बात की जाती है दोस्तों तो 6 प्रकार होते हैं।
कारक के आधार पर, तत्पुरुष समास के इसके आधार पर देखा जाए दोस्तों तो आप याद रखेंगे 6 प्रकार। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है, इसको आपको मेमोराइज करना है कि कितने प्रकार होते हैं। कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो अपन इधर अलग से देख लेंगे। ठीक, ये बेसिक चीज है आपके तत्पुरुष समास की। अब तत्पुरुष समास में एक मुद्दा आता है कि साहब हम पहचानें कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तत्पुरुष समास में जो 6 प्रकार जैसे करण, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने के लिए आप याद रखिएगा उनका विग्रह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विग्रह करना पड़ेगा। और विग्रह आप शालीनता से करेंगे अपने आम जीवन में जिस रूप में आप प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा जेब कतरा, तो यदि सिंपल उसको पल्लवित करके बोला जाए तो हम बोलेंगे जेब को कतरने वाला। आप क्या बोलेंगे? जेब को कतरने वाला। तो जब आप जोड़ेंगे तो उसमें याद रखेंगे हमने यहाँ पर एक चीज लिखा है, विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या लिखा है? विभक्ति का लोप हो जाता है। तो कैसी विभक्ति? जैसे जेब को कतरने वाला, मतलब जेब कतरा, तो को का लोप हो गया। अब को किस कारक की विभक्ति होती है ये हमें पता होना चाहिए, और इसी से हम पहचानेंगे कि वो कौन से तत्पुरुष समास है। समझ में आई बात दोस्तों? आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहचान में विग्रह करना आवश्यक है। पहचान में क्या है? विग्रह करना आवश्यक। बिना विग्रह किए हुए आप नहीं पहचान पाएंगे कि वह कौन से तत्पुरुष समास और कौन सी तत्पुरुष समास नहीं है। अब हम लोग 6 प्रकार कह रहे हैं ना, तो उन 6 प्रकारों के भी अपन यहीं पर ध्यान दे लेते हैं। वो 6 प्रकार कौन से होते हैं? तो पहला होता है दोस्तों आपका कर्म तत्पुरुष समास। केवल नाम देख रहे हैं, फिर आगे इस पर चर्चाएं करते हैं। कौन सी होती है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास। क्रम से जो कारक होते, कर्म करण, ये करण पर याद रखिएगा, क्योंकि हम कर्ण कर देंगे ना तो कान हो जाएगा और सूत पुत्र हो जाएंगे। ठीक है ना, महाभारत कालीन कुंती पुत्र कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये करण होती। कर्ण ये तो आपका रिपीट होता रहेगा। ये आपका हो गया दोस्तों संप्रदान। चौथा हो जाता है आपका अपादान। पांचवा हो जाएगा मित्र आपका संबंध। और छठवां और आखिरी आपकी हो जाती है कौन सी तत्पुरुष समास? अधिकरण। ये हो गई आपके 6 प्रकार। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस प्रकार से दोस्तों ये तत्पुरुष समास का जो बेसिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी, कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। कारकों एवं कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है यदि आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है। क्या आवश्यक है दोस्तों? कारक एवं कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। कारक कौन कौन से होते हैं, उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या कारक चिन्ह क्या है, कारक कौन कौन से वो नाम देखते हैं। क्योंकि यदि कारक चिन्ह हमें समझ में आ गए तो यकीन मानिए आप आसानी से इन चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कारक चिन्ह थोड़ा जल्दी से। तो चलिए ये हमने 2 कॉलम बना लिए, कारक, और एक बना लिया हमने विभक्ति। विभक्ति को हम कहते हैं दोस्तों कारक चिन्ह कहते हैं। इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और कारक चिन्ह। तो आप परिभाषा भी बना सकते हैं, कारकों को व्यक्त करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? परसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, ये कारकों के साथ जो प्रयोग होते, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाले चिन्हों जिससे उस कारक की पहचान होती है उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक आप देख लीजिए सिंपल कौन कौन से होते हैं। क्रम से अपन नाम देख लेते हैं कि कौन से कारक होते हैं कौन से नहीं होते। तो सबसे पहला कारक होता है दोस्तों कर्ता। कौन सा कारक होता है?
कर्ता कारक होता है तो कर्ता ने, इसकी विभक्ति क्या होती है? ने होती है। फिर होता है कर्ता कर्म, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से के ब्रैकेट में आप ये जरूर लिखेंगे साथ में, और एक होता है के द्वारा। क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, से अलग होने पर संबंध का के की, बस इसी यही काम किया आपने। बाकी रा रे री और ना ने नी भी होते दोस्तों, तो उनका प्रयोग हम सर्वनाम के साथ करते हैं। इसके बाद क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण कौन कौन से? में और पर। और आखिरी होता है दोस्तों संबोधन। हे, ओ, अरे, बाकी इसका प्रयोग नहीं होता। अब ये पूरे के पूरे 8 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। परंतु जब हम कारक के आधार पर तत्पुरुष समास की चर्चाएं करते हैं मित्रों, तो ये पूरे नहीं लिए जाते। यहाँ पर हम केवल और केवल किसकी चर्चाएं करते हैं? यहां से चालू करते हैं और यहां तक ले जाते हैं। ये तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कितने हो गए? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब यहाँ पर एक ही चर्चा, परिभाषा की चर्चा करेंगे, बाकियों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। परिभाषा एक ही लिखेंगे, चर्चाएं बाकी सब पर करेंगे। ठीक, तो परिभाषा जब भी आप बनाएंगे तो याद रखिएगा कि कर्म कारक की विभक्ति, ये विभक्तियां याद रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से परिभाषा याद कर पाए। तो चलिए एक बार क्रम से रिपीट करते हैं पूरे कारकों को। कर्ता ने कर्म को करण से साथ में के द्वारा, करण से साथ में के द्वारा, फिर कौन सा? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के अधिकरण में पर। तो फिर से रिपीट करते हैं जिससे कि आप याद रखें, जिससे आगे हमें कोई दिक्कत ना। तो हमने क्या कहा? कर्ता ने कर्म को करण से साथ में के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से साथ में के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संप्रदान के लिए क्या किया? अपादान से अलग होने पर संबंध का के रा रे री ना ने नी, परंतु अपने काम का क्या? केवल का के अधिकरण में पर। अधिकरण से दोस्तों क्रिया के आधार का पता चलता है, और संबोधन के बारे में कुछ चर्चा करनी ही नहीं है। ये हो गया आपके कारक। अब हम लोग आते हैं समास में प्रवेश करते हैं। तो पहले आपके है दोस्तों कौन से तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास दोस्तों, परिभाषा हम बोर्ड में केवल एक के लिखेंगे, बाकी केवल चर्चाएं करें। कहां पर परिवर्तन करना, एक ही परिभाषा से आप सभी समझ जाए। जैसे हमने कहा कर्म तत्पुरुष समास, तो आप इसके सिंपल सी परिभाषा स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, तत्पुरुष समास का वह भेद, जिसके समस्त पद में, समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति
ऐसे लिखेंगे कर्म कारक की विभक्ति। अब यहां तक लिख लिया। अब यहां पर आपको इन्वर्टेड लगाना है, को का लोप हो जाता है। जाता है, बस इतनी भी लिख देंगे, परिभाषा कंप्लीट है। क्या लिखा हमने? तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो। तो अंडरलाइन आप कराऊंगा कि ये को अंडरलाइन कर देंगे, या विभक्ति को याद रखिएगा। विभक्ति को जो क्या है, कर्म कारक की विभक्ति, तो आपको ये याद रखना है, इसको इन्वर्टेड में का लोप हो जाता है। ठीक। अब यदि आप यहाँ आगे लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना, यदि उदाहरण भी आपको लिखना है तो उदाहरण में आप क्या लिख देंगे? उदाहरण लिखने आपको पता है, हम लोग अर्ध विराम लगाते हैं, लगा दिया, फिर लिखते हैं जैसे। जैसे लिखेंगे जेब कतरा। जेब कतरा समझाने के लिए आ गया दोस्तों, तो आप बढ़िया से ब्रैकेट में लिखिए, जेब को कतरने वाला, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाया और को अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए यह समस्त पद है, ये विग्रह। अब हमें नहीं पता था जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष समास हो सकती है। एक दो उदाहरण से आप यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे कि जेब को कतरने वाला, हमने क्या कहा? तत्पुरुष समास के प्रकार का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि आप उसका विग्रह करें, आप उसको समान जीवन जिस प्रकार से बोलेंगे वैसे उसको तोड़ें। अब आप जब तोड़ेंगे तभी आप बता पाएंगे कि यहाँ पर कर्म है कि कर्ण है। तो जब हमने कहा जेब कतरा, तो हमारे दिमाग में आया दोस्तों जेब को कतरने वाला। क्या दिमाग में आया? जेब को कतरने वाला। तो मतलब ये को किसका है? को किस कारक का है दोस्तों? ये को आपका है कर्म कारक का, कर्म कारक की विभक्ति। किसके? ये कर्म कारक की विभक्ति। ठीक, तो यहां से हमने पहचान लिया। अब उदाहरण तो अभी और भी करेंगे, लेकिन अब यहां से देखिए कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या आएगी। जो भी परिभाषाएं होंगी दोस्तों हम रेड पेन से कर दे रहे हैं, जहां पर आपको हमेशा परिवर्तन करना रहेगा। आप बोर्ड पे देख लीजिए, परिवर्तन हमेशा यहां पर होगा। कहां पर? यहां पर ये रेड रिबन एक्सप्रेस जहां पर चल रही है वहीं पर आपको परिवर्तन करना है। कहां पर? ये रेड रिबन एक्सप्रेस जहां पर है, यहां पर परिवर्तन करेंगे। तो कैसे करना रहेगा? जैसे कर्ण कारक आ गया, तो कर्ण कारक में आप क्या डालेंगे? तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में, और एक यहां पर दोस्तों, एक यहां पर जहां जहां रेड रिबन एक्सप्रेस है वहीं पर परिवर्तन करना। तो यहां पर आ जाएगा तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में कर्ण कारक की विभक्ति। अब कर्ण कारक की विभक्ति अभी हमने क्या देखा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण कारक की विभक्ति से। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, से कॉमा लगाया या इन्वर्टेड किया, फिर के द्वारा अलग अलग लिख लिया, बस हो गया, का लोप हो जाता है। क्या कहा हमने? तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। फिर उदाहरण जो भी संबंधित उदाहरण होगा उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। समझ में आया? इसी प्रकार हम सभी समास का तत्पुरुष के पूरे भेद देख लेते हैं। कर्म के बाद कर्ण, कर्ण के बाद तीसरा हम लोगों ने क्या कहा? संप्रदान। तो क्या परिभाषा बनेगी दोस्तों? वह तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती? संप्रदान कारक की विभक्ति अभी हम लोग के लिए का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? के लिए। के लिए कन्वर्टेड में लिखें, लोप हो जाता है। इसके बाद कर्म, करण, संप्रदान। अब चौथी आती है अपादान, क्योंकि 6 ही प्रकार है। अपादान में क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अलग होने पर का लोप हो जाता है। संप्रदान, अपादान। अब संबंध क्या लिखेंगे यहाँ पर? तत्पुरुष समास का वह भेद जिसके समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का के का लोप हो जाता है। ठीक, और आखिरी आ गया आपका कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में आप क्या बना देंगे? अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी पूरे तत्पुरुष समास की परिभाषाएं हो जाती। अब हम लोग केवल अभ्यास देखेंगे सभी का। अभी हाल ही में जो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया गया दोस्तों, 2021 मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें कर्ण तत्पुरुष समास को उदाहरण समझाइए।
तो सोदाहरण समझाइए, सोदाहरण परिभाषित कीजिए। तो आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा कि समस्त पद में क्या होता है, किसके करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। उदाहरण लिखना पड़ेगा और ये ऐसे उदाहरण लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख के अंडरलाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप चलिए इसके अभ्यास करते हैं। पूरे तत्पुरुष समास की परिभाषाएं हो गई हैं, एक बार आप को रिकॉल कर दे रहे हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या हो जाता है, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कारण में क्या होता है, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। तीसरी हमने लिखा संप्रदान, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। चौथा हमने लिखा अपादान, अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने पर का लोप हो जाता है। संबंध में, संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का के का लोप हो जाता है। फिर हमने कहा अधिकरण, तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के जितने भी प्रकार उनकी परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। आप अपनी कॉपी में क्रम से लिखें, पहले कर्म तत्पुरुष, फिर इसके उदाहरण, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध और अधिकरण, क्रम से लिखेंगे, मेंशन करेंगे और सभी के उदाहरण लिखते चलेंगे। चलिए समझ में आएगा। अब इसके हम लोग उदाहरण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण हम लोग करते हैं। तो चलिए अभ्यास लिखते हैं, यहाँ पर 2 4 उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों आप केवल हम उदाहरण लिखते हैं और केवल आप समझने का प्रयास करिए कैसे। जैसे हमने कहा दोस्तों गगनचुंबी, ठीक। दूसरा हमने लिखा दोस्तों, एक तो गगनचुंबी हो गया, गगनचुंबी आ जाए तो आप कैसे पहचाने, जैसे हमने लिखा तिल चट्टा, तीसरा हमने लिखा चिड़ी मार, चौथा हमने लिखा दोस्तों पॉकेट मार। चलिए 4 उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने गगनचुंबी, तो हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी छक्का। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो आपको रेगुलर हिंदी कमेंट्री जब भी आप सुनेंगे तो आपके सुनने उछाल दिया और ये गगनचुंबी छक्का। तो जब गगनचुंबी कहते हैं दोस्तों तो समझ में आता है क्या है इसका मतलब, गगन को चूमने वाला। वैसे आप कह सकते हैं ये जो समास है दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कार्य करती है। क्या करती है, गगन को जो चूमने वाला उसे हमने गगनचुंबी कहा। तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया समास विग्रह और ये हो गया आपका समस्त पद। ये क्या हो गया आपका विग्रह वाला हो गया और ये हो गया आपका समस्त पद। अब यहाँ पर हम जानते हैं परिभाषा में शुरू में ही देखा था तत्पुरुष समास में कि क्या होता है, समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त में विभक्ति में क्या होता है दोस्तों, विभक्ति का लोप हो जाता है। और तत्पुरुष समास की उदाहरण क्या, परिभाषा क्या होती है, सिंपल से कि वह समास जिसके समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाए और जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। तो विभक्ति का यदि लोप हो रहा है तो देखिए ये जो को है, को विभक्ति है दोस्तों, को विभक्ति देखिए समस्त पद में नहीं है। इस समस्त पद में को कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और ये को किस कारक की पहचान है, तो ये को आपकी कर्म कारक की पहचान है। तो यहां से आप पहचान लिए कि शब्द में कौन सी समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। तिल चट्टा, क्या काम ने, तिल चट्टा। तो तिल चट्टा मतलब क्या होता है, तिल को जो चाटे, तिल को चाटने वाला। क्या काम ने, तिल को चाटने वाला। को आ गया कि नहीं आ गया, इस कारण से हो गई कौन से, ये आपके कर्म तत्पुरुष समास। इसी प्रकार चिड़ी मार, चिड़ी मार को आप क्या, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये को आ गया, आ गए कि नहीं आ गए। इस को से आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन से समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार पॉकेट मार क्या हो गया, पॉकेट को मारने वाला। क्या कहा हमने, पॉकेट को मारने वाला कहा हमने। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी हो गई, आपकी हो गई कर्म तत्पुरुष समास। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे आते हैं, अगले समास में पहुंचते हैं। फिर हमने दूसरा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद कहा दोस्तों, दूसरा हमने कहा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब करण तत्पुरुष समास में इसके हमें विभक्ति याद रखनी। विभक्ति इसकी क्या थी दोस्तों, से साथ में,
और एक थी के द्वारा। अब यदि हम विग्रह करने पे हमें ये दिख जाते हैं तो वहां पर हमेशा करण तत्पुरुष समास होगी। जैसे एग्जाम्पल या अभ्यास के रूप में हम चर्चाएं करते हैं दोस्तों, यदि यदि हम चर्चा के रूप में क्या करते हैं, पहले चर्चा हमने करी दोस्तों, सिंपल सा आप देखिएगा, हमने क्या कहा, सबसे आसान है तुलसी कृत। जैसे अभी लॉकडाउन में आपने सुना होगा रामानंद सागर कृत, तो हमने लिखा रामानंद कृत। कृत का मतलब होता है रचित, रचना। तुलसी कृत मतलब तुलसी से रचित नहीं होता, क्या कहेंगे, तुलसी के द्वारा रचित। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, हस्त लिखित पांडुलिपि, हस्त लिखित मतलब हाथों से लिखित, हस्तलिखित मतलब क्या होगा, हाथों से लिखित। और जब आप पूरा आप कहते हैं हस्तलिखित, तब आपके क्या मुद्दा आता है, हस्तलिखित कहते हैं क्या समझ में आया कि भाई इसमें हमें से का लोप होगा। चलिए हम लग हस्त से लिखित, देखिए। और इसमें एक बात याद रखिए, करण तत्पुरुष पहचानना और भी आसान हो जाएगा जब आप ये समझ लें, करण का मतलब होता है साधन, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं करण। क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं करण। तो देखिए हस्त से, हाथों की सहायता से लिखा गया, ये तो आप डीप में आ जाएंगे, ऊपर ऊपर आपको ध्यान देना है मित्रों। तो आप किस बात पर ध्यान देंगे कि भैया यहाँ पर से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, से, और समस्त पद में इसी का लोप होगा, इसलिए इसमें कौन से समास है, करण तत्पुरुष। ये रामानंद कृत, रामानंद के द्वारा रचित, राम तुलसी के द्वारा कृत, रामानंद के द्वारा कृत, के द्वारा गायब हो, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष। इसमें हमेशा चीजें जुड़ी होती हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा नीत युक्त, नीत युक्त मतलब नीति से जुड़े हुए हैं आप। गुण युक्त, ठीक। प्रेमासिक्त, क्या लिखा हमने, प्रेमासिक्त मतलब प्रेम से सींचा हुआ, मतलब क्या साधन है ना, प्रेम से साथ में अलग नहीं हुआ। जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा तब यहाँ पर करण नहीं अपादान हो जाएगा, यदि प्रेम से जुड़े। जब अब तक आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपकी होगी करण तत्पुरुष समास, और जब आप अलग हो जाते हैं तो वहां पर आप कौन से, जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद जो समास आती है वो होती है आपकी कौन से, वो होती है दोस्तों अपादान तत्पुरुष। आप समझ सकते हैं, जब आप प्रेम के बंधन में जुड़े हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, तब आपके पास गुण ही होंगे, क्या होंगे, गुण से युक्त होंगे, नीतियों पर चलेंगे, भ्रष्ट आप नहीं होंगे। जब समाज के विरोध में जाते तो मतलब आप समाज से अलग होने लगे, तब आप क्या हो जाते हैं, नीति मुक्त हो जाते हैं, गुण मुक्त हो जाते हैं, गुणहीन हो जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, ठीक। तब आपकी हो जाएगी वहां पर अपादान तत्पुरुष समास। ये समझ में आया, तुलसी कृत, रामानंद, हस्ते लिखित, नीति युक्त, गुण युक्त, तो आप जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगी आपके करण तत्पुरुष समास, ठीक। इसके बाद तीसरी आती है कौन से, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अब अपना आता है कौन सा दोस्तों, अब चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला कौन से आ गया अपना, तीसरी समास। करण के बाद कौन सा लिखा था हमने, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में हम लोग अध्ययन करते हैं, चलिए क्या लिखा हमने, संप्रदान। अब संप्रदान तत्पुरुष समास समझने के लिए क्या आवश्यकता है, तत्पुरुष समास समझने के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी विभक्ति की, इसके संप्रदान कारक की विभक्ति को हमें पता होना चाहिए। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था के लिए, क्या होती है, के लिए। तो इसके पहचान के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि ये जो शब्द होंगे दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष के जो भी उदाहरण दिए होंगे, जो समस्त पद होंगे, वो सदैव उनसे जो चीज बनाएंगे ना, वो किसी विशेष पर्पस, विशेष कार्यों से संबंधित होगी। क्या होगे, विशेष कार्यों से संबंधित। यदि किसी शब्द से आपको यह ज्ञान हो कि यह शब्द क्या है, किसी विशेष कार्य के लिए है, या इस शब्द से जिस भी इमारत का निर्माण होगा, जो भी हम संरचना बनाएंगे, जो भी महिमा मंडन करेंगे, वो क्या होगे, वो किसी विशेष कार्य के लिए होगी, तो वहां पर हमेशा होता है आपका कौन सा समास, वहां पर होता है संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखें, वहां पर सदैव कौन सा होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए
कुछ उदाहरण लिखते हैं, है ना। आपके लिए अभ्यास के लिए तो बहुत सारी चीजें, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा दोस्तों रसोई घर, क्या लिखा दोस्तों हम लोगों ने, रसोई घर लिखा। आप जब रसोई घर की चर्चा करते हैं तो आप पाएंगे रसोई में घर मतलब विशेष कार्य के लिए जो घर बनाएगा वो कहलाता है रसोई घर, जिसके लिए आप समानता तोड़ें क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। क्या बना मित्रों, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार आपने कहा विद्यालय, सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, क्योंकि संधि भी यहां पर काम आ रही। विद्यालय मतलब विद्याधन आलय, विद्या का जो घर है, विद्या के लिए आलय वो है विद्यालय। सत्य के लिए आग्रह करते हैं कि सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। समाचार पत्र, समाचार के लिए जो पत्र होता है उसे कहते हैं हम समाचार पत्र। इसी प्रकार दोस्तों हमने कहा सचिवालय, सचिवालय, संचालनालय, संचालन के लिए जो आलय है वो क्या संचालनालय, सचिव के लिए जो आलय है वो है सचिवालय। विधान सभा, कुछ उदाहरण हम क्रम से लिख रहे हैं दोस्तों। विधान सभा, तो विधान के लिए जो सभा होगी वो क्या कहलाएगी आपके, विधान सभा। रसोई घर, विद्यालय, सत्याग्रह, समाचार पत्र, सचिवालय, विधान सभा, ये सभी किसके लिए है, ये सभी हैं आपके लिए संप्रदान कारक के उदाहरण है। किसके हैं ये, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। ये किसके लिए है दोस्तों। अब आगे हम लोग आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जो संप्रदान कारक के बाद कौन सी, अपादान। संप्रदान तत्पुरुष समास हो गई, समझ गए आप लोग क्या क्या उदाहरण, जिससे विशेष परपद। एक उदाहरण और ध्यान दे लीजिए जो आपके लिए हो सकता है गलत कर दें, डाक गाड़ी। इसमें आप लोग गलत कर सकते हैं कि डाक की गाड़ी बोलकर, तो याद रखिएगा डाक गाड़ी मतलब होता है डाक के लिए गाड़ी। इसी प्रकार एक उदाहरण पीछे भी होता है दोस्तों, आप गलत कर सकते हैं इसमें, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में कौन सी तत्पुरुष समास होती है, तो देखिए हैदर के द्वारा आबाद, तो के द्वारा आ गया, तो के द्वारा आने के कारण वहां पर कौन सी हो जाएगी, वहां पर आपकी हो जाएगी कर्ण तत्पुरुष समास। ये चीज आप ध्यान पर रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथी, चौथी तत्पुरुष समास कौन है, संप्रदान के बाद चौथी आ जाएगी आपकी अपादान। अपादान की परिभाषा में हमने क्या कहा था कि कौन सी विभक्ति का लोप हो जाता है, से, और से क्या होती, अलग होने पर। मतलब जब ब्रेकअप जहां पर आ जाए तो आप पूरी तरीके से समाज से कट जाते, वहां पर आपकी आएगी अपादान। अभी हम लोगों ने कहा था दो करण तत्पुरुष समास हमने देखा, करण में क्या होता है, के द्वारा, या कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। जैसे हैदराबाद में हमने कहा, हैदराबाद में क्या हो गई, हैदर के द्वारा आबाद, तो वहां पर कौन सी हो गई आपके करण तत्पुरुष समास हो गई। और यहाँ पर डाक गाड़ी में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डाक के लिए गाड़ी। आप यहाँ पर डाक गाड़ी पे गलत ना करें कि डाक के गाड़ी ना करें, क्योंकि भाई किसी की गाड़ी होती तो हम खरीद ना लेते, क्योंकि डाक गाड़ी में बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो चूंकि अपन उसे खरीद नहीं पाते हैं, वो किसके लिए, डाक ले जाने वाली गाड़ी होती है, इसलिए उसे कहते हैं डाक के लिए। तो दो शब्द याद रखें, हैदराबाद में कर्ण तत्पुरुष समास होती है, डाक गाड़ी में संप्रदान होती है। अब यहाँ पर अपादान, अपादान और करण एक दूसरे के विलोम है। अपादान अलग हो जाते हैं और करण में होते हैं मिल जाते हैं। जब प्रेम होता है, समाज से आप जुड़ जाते हैं तो वहां पर कौन सी करण, और जब समाज से अलग हो जाते हैं, आपका ब्रेकअप हो जाता है पूरी तरह चारों तरफ से, तब आप होते हैं अपादान। जैसे इसका उदाहरण दोस्तों हम लिखते हैं ऋण मुक्त। ऋण मुक्त आप क्या होगा, ऋण से मुक्त, मुक्त का मतलब होता है अलग। तो इसकी पहचान है दोस्तों, कहीं पर मुक्त दिख जाए तो अपादान, और युक्त दिख जाए तो करण। युक्त दिख जाए तो करण हो जाएगा, और मुक्त दिख जाए तो ये चीज याद रखिएगा, मुक्त या हीन दिख जाता है तो वहां पर आपका कौन सा होगा, अपादान। मुक्त या हीन दिख जाए, आखिरी में प्रत्यय के रूप में युक्त दिख जाता है तो करण, और प्रत्यय के रूप में मुक्त या हीन दिख जाता है तो अपादान होता है। जैसे ऋण मुक्त, पाप मुक्त, गुणहीन, धर्म विमुख। इसमें आप गलतियां कर सकते हैं, धर्म विमुख में
ये कौन सी है? तो विमुख मतलब होता है अलग होना। विमुख का मतलब क्या होता है? अलग होना। जब हमने धर्म का धर्म से विमुख मतलब धर्म से मुख मोड़ लेना, विमुख मतलब होता है मुख मोड़ना। तो धर्म से आप अलग हो गए तो कौन सी हो गई? आपके अपादान तत्पुरुष समास। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम लोग पांचवें में आती है। पांचवें कौन सी है अपने? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध के लिए आपको याद रखना है का, के, की। ये भी आपके आम जीवन से ही संबंधित। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं दोस्तों, आप बीती या अमचूर, अम्रचूर्ण, इसी को कहते हैं अमचूर। ठीक, ऐसे ही हमने मान लीजिए सरल सा लिखते हैं दोस्तों, अमृत धारा। पनचक्की, पानी की चक्की। ठीक है, इसी प्रकार आप पवन चक्की, पवन चक्की पवन से चलने वाली चक्की हो जाएगी, तो वहां पर आप ध्यान दें। पंचक्की मतलब पानी की चक्की। ठीक है, अभी आपके आप बीती, आम्रचूर्ण, आमचोर, अमृत धारा, पंचक्की, ये सब क्या है? ये आपके संबंध तत्पुरुष है। जैसे आप, ये याद रखिएगा, आम बीती नहीं होगा, आप बीती यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप पर बीती होता है। तो आप पर बीती जोड़े तो आपका कौन सा पहुंच जाएगा? अधिकरण पहुंच जाएगा। आम्रचूर्ण, आम्र का, आम का चूर्ण जिसे कहते हैं, आम्र का चूर्ण। अब देखिए हम लोग जैसे हमने आप बीती ले तो आप विग्रह करते हैं तो आपको समझ आता है आप पर बीती होता है, ना कि आपके बीती या आपके बीती, तो वहां पर वो अलग हो जाती। यहाँ पर आम्र चूर्ण, आम्र का चूर्ण, आमचूर, आम का चूर, अमृत की धारा, पन के चक्की, राजपुत्र, जैसे हमने लिखे राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो का है ना, का के कारण हो गए संबंध। इसी प्रकार हमने लिखा दोस्तों, ताला चाबी, ताला चाबी, तो ताले के चाबी, ना कि ताला। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर ताला और चाबी होना चाहिए, तो भाई तो क्या ताला अलग स्थान से लाएंगे, चाबी अलग स्थान से लाएंगे? तो अलग अलग फिर लॉक कैसे खोलेंगे? फिर वही हो जाएगा कि हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यही हालत यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ताले की चाबी होता है, ना कि ताला और चाबी। इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। तो ये जितने भी समास है संबंध तत्पुरुष में, आपको केवल विभक्ति चिन्ह ध्यान रहेंगे। इन विभक्ति चिन्हों की सहायता से ही आप पहचानेंगे। अब दोस्तों आखिरी आता है, आखिरी कौन सा है? छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होगा दोस्तों? शब्द जब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो में और पर दिखिएगा। उदाहरण स्वरूप जैसे हमने लिखा आप बीती, मतलब आप पर बीती, आप पर बीती। जैसे हमने कहा नरोत्तम, जो वर्तमान में अपने गृह मंत्री हैं, नरोत्तम, नर धन उत्तम, नरों में, नर में उत्तम। इसी प्रकार देखिए में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पर आया कि नहीं? जैसे एक रेलगाड़ी, यह भी आप गलत करते हैं। रेल में गाड़ी, रेल की गाड़ी नहीं, रेल पर रेल होती दोस्तों ये जो बिछी होती, और इस पर ही चल रही होती क्या? छुक छुक गाड़ी। ये डिब्बे चल रहे होते, ये चल रही होती ये। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी को हम क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में कौन सी आ जाएगी आपकी? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या कौन सी आएगी? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये बात आप याद रखेंगे। इसी प्रकार दही बड़ा, दही बड़ा क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा, कौन सा हो गया? अधिकरण। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और होती है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, चूंकि उसका हमें अध्ययन नहीं करना, तो यहाँ पर हम सीधे क्या कहेंगे? रेलगाड़ी, दही बड़ा, इसमें कौन सी? अधिकरण। इसके अलावा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। पुरुषों में आ गया दोस्तों, तो कौन से हो गए? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गए। कौन से हो गए? अधिकरण। जैसे एक कुछ कठिन सा है, आप गलत कर सकते हैं, कवि पुंगव। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसी का एक पर्यायवाची शब्द होता है कवि श्रेष्ठ।
कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। तो ये क्या हो गए, ये हो गया आपके अधिकरण तत्व। तो आपने देखा दोस्तों, जितने भी तत्पुरुष समास है उनको अध्ययन करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। बस हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है मित्रों किन बातों पर, इन बातों पर कि कौन सा कारक चिन्ह कहाँ पर आ रहा है। कारक चिन्ह को आप हटाते जाएंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों ये हमारे जो समास की जो दूसरी क्लास है समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग अगले समासों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।